हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और दीपावली का जो त्योहार कल फिनिश हुआ है उसको भी आपने एंजॉय किया होगा। सेकेंड थिंग, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि क्लास 10th की निर्माण सीरीज चल रही है ना? निर्माण सीरीज में एसएसटी के सोशल साइंस के तकरीबन मैंने 95 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए जुड़े हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट टाइम की जो सीरीज है आप उन्हें पढ़ें। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखिए। अगर आप 100% माइंड के साथ कॉन्सेंट्रेशन है अगर क्लास के अंदर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लास में याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका पूरा ध्यान, आप मेंटली यहीं पर स्टे होना चाहिए। ओके, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। मैं हालांकि इंग्लिश का भी ट्रांसलेट मोस्ट कर देती हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे हैं नहीं मैडम आप हिंदी में ही एक सीरीज बनाए। तो आज मैंने एक टाइपिस्ट जो स्टाफ है उसे कह दिया है, तो वो हिंदी में भी टाइपिंग स्टार्ट हो गई है, तो बहुत जल्दी हिंदी मीडियम भी आ जाएगी। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और बहुत अच्छा इसको बनाऊं। अभी आगे देखिए आप क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, उनको भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी और आपको यही याद करवा दूंगी सब। ओके, नाउ क्वेश्चन 37। 36 हम लोग पढ़ चुके थे, आज हमारा है 37 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्या कहता है बेटा? 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है द लिबरल पॉलिटिशियन वाज एन इलेक्टेड मेंबर। कहाँ के थे ये? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब ये जो आपके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, पहली बात तो ये पार्लियामेंट कहाँ की है? आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बताइए मुझे कहाँ की है? कि नहीं पता मैडम? मैं बता देती हूँ, ये पार्लियामेंट आपकी जर्मनी की है। और यहाँ पर जो लिबरल पॉलिटिशियन थे जो सिलेक्ट हुए थे, वो आपके थे कार्ल वेलकर, है ना? कार्ल वेलकर यहाँ पर फर्स्ट टाइम इलेक्टेड हुए थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यही कहता है कि जो सोशल डिवीजन बेस्ड है वो काय पर है? कास्टिज्म पर। कास्टिज्म इट मीन जातिवाद, है ना? हमारा जो सोशल सामाजिक डिवीजन है वो किस पे निर्भर करता है? हमारे कास्टिज्म पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। 30 कहता है डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल। जो डेमोक्रेसी है वो किस पर बेस्ड है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र हमारा बेस्ड है इक्वलिटी पर, समानता के अधिकार पर। किसी अपने देश में क्या ऐसा है कि मान लो किसी ने मर्डर कर दिया तो उस पर धारा 302 लग गई, और एक मान लो कोई नेता का बालक है तो उस पर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, सब क्या है? इक्वल है, सबके लिए समान कानून है, समान व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ क्या इक्वलिटी है। ठीक है, अब देखो बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट। किस पे हायर इंटरेस्ट रेट लेते हैं? लोन, देन व्हाट दी ऑफर और डिपॉजिट। जब लोन डिपॉजिट करते हैं तो इस पर क्या लगता है? अपना हायर रेट चार्ज लगता है। क्वेश्चन नंबर 41। द लार्ज कंपनीज आर कॉल्ड। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना? देखी होगी आपने, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उसे हम कौन सी कंपनी कहेंगे? मल्टीनेशनल कंपनीज कहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो कहता है वर्शिप। क्या मतलब होता है वर्शिप? पूजा करना, है ना? वर्शिप ऑफ किस एंड एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। मतलब जो प्राचीन समय से जो प्रथा चली आ रही है वर्शिप की, पूजा की। जस्ट वेट। ट्राइबल, जो ट्राइबल मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं, है ना? जिन्हें हम ट्राइबल कहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ये काय पर काय की पूजा करती है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति की पूजा करती है। ये प्राचीन समय से चली आ रही बेटा एक प्रथा है जिसमें जो हमारे जितने भी ट्राइबल कास्ट है वो किससे बिलीव करती है? नेचर पे बिलीव करती है। नेचर, नेचर पे बिलीव करती है, नेचर की पूजा करती है, उसी को सब मानती है। 43। 18th century fast speech disease और कौन सी डिसीज थी? है कौन सी बीमारी थी? रेंडर पेस्ट।
मतलब कि अफ्रीका में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1890 सेंचुरी में कौन सी बीमारी हाई लेवल पे बूस्ट थी, तो वो आप लिखेंगे इसका रिंडर पेस्ट। इसका रिंडर पेस्ट नामक एक डिसीज थी जो कि 1890 सेंचुरी में चली, कहाँ पर, अफ्रीका में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, 44 आपको पढ़ा चुकी थी। 44 है एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं, तो अब आपको याद ही हो गया होगा, पर कैपिटल इनकम, पीसीआई, एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, वो आपकी जो टेरिटरी सेक्टर है इस कॉल्ड, मैंने आपको बताया था टोटल 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी, और आपका होता है टर्टरी, तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 तरह के सेक्टर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें हम सेवाओं की पॉलिसी को बेचते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, देखो ये लिखा है यहाँ पर सर्विस सेक्टर। इसमें क्या प्रोवाइड की जाती है, तृतीय सेक्टर में, टर्टरी सेक्टर में क्या हम सर्विस, इसमें हम सर्विस देते हैं, जैसे बीमा पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज है, इसके अंतर्गत इसको रखते हैं। गुड्स बेचे जाते हैं, सामान का आदान प्रदान तृतीय सेक्टर में नहीं होता। चलिए 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं, which artist फैब्रिक सर्कुलर सीरीज, मतलब कितने पेंटिंग की सीरीज बनाई थी, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम क्या था, फर्डिक सेरायून ने कितने पेंटिंग की सीरीज बनाई थी, तो 4 पेंटिंग की। ऑप्शन में आएगा 1 थी, 2 की थी, 3 की थी, 4 की थी। तो आपको रिमेम्बर रखना है कि 4 सीरीज थी। क्वेश्चन 47, इन श्रीलंका द सिविल वॉर एंडेड, गृह युद्ध श्रीलंका में कब खत्म हुआ, 2009, ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी। 2009 में श्रीलंका में सिविल वॉर क्या हुआ, एंड हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इजी है। द कैपिटल ऑफ नेपाल इज, द कैपिटल ऑफ नेपाल इज क्या है, काठमांडू, हमारा पड़ोसी देश। तो जो नेपाल की कैपिटल है वो काठमांडू है। चलिए क्वेश्चन 49, 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट इज, ये चुके लाइबल फॉर पीपल, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है लाइक इंडिया, वो उसके पीपल के प्रति, जितनी भी जनता है उसके प्रति क्या होती है, लाइबल होती है, वफादार होती है। क्वेश्चन नंबर 50, कम्युनिज्म इज द मेजर in the way of democracy and just a minute. Democracy and national unity। ठीक है, जो कम्युनिज्म है, सांप्रदायिकता है ना, सांप्रदायिक मीन्स जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम जो भेदभाव करते हैं, ये बहुत बड़ी बाधा है। इसके अंदर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और हमारी राष्ट्रीयता के अंदर भेदभाव करते हैं, हम हिंदू तो मुस्लिम तो सिख तो ईसाई, में ऊंच तो नीच, ये सब क्या है, ऑब्वियसली हमारी जो डेमोक्रेसी है और जो हमारी राष्ट्रीयता है उसके अंदर बाधा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, द मोस्ट लिटरल स्टेट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता चाहिए। हमारे पूरे भारत में सबसे लिखा राज्य कौन सा है, केरल, है ना। ये सबसे पहले यहाँ की लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता जो रेट है ना, वो क्या है, सबसे ज्यादा है, साक्षरता रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 52, of labor is India are working in the organized sector, एक बहुत बड़ी संख्या जो हमारे भारत की है, जो पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कहाँ पर वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो कंपनियां ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में काम करेंगे तो आपको अच्छा वेतन मिलेगा, आपका पीएफ कटेगा, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन जो होती है वहां पर इतनी फैसिलिटीज जो वर्किंग पर्सन उनको नहीं मिलती। चलिए क्वेश्चन नंबर 53,
पे आते हैं, कंज्यूमर हैव द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट अगेन अडल्ट्रेटेड फूड। मतलब कि अगर आपको कोई खराब फूड दे देता है या आपको कुछ बासी खाद्य पदार्थ दे देता है, तो आप पर्टिकुलर्स ऑफ गुड के तहत क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ये आपके पास राइट है। ओके, ये करना चाहूंगी कि राइट है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54, आईएसआई। आईएसआई किसका स्टैंडर्ड है, जिसके ऊपर आईएसआई की मोहर लगी हो, वो समझ लेना कि उसमें क्या है, क्वालिटी उस प्रोडक्ट में। क्योंकि आईएसआई वही प्रोडक्ट पे लिखा आएगा जहाँ पर क्या है, गुणवत्ता है, ठीक है, क्वालिटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन बताता है, if having the goods begun, this absence is called artificial scarcity। मतलब जब हमारे पास गुड्स हो, है ना, बाजार में, मार्केट में हमारे पास हो, मतलब आपके या मेरे पास नहीं, मार्केट में सामान हो, उसकी अपसेंस दर्शाए। मान लो कि ये पेन है, ठीक है, अभी ये पेन हमें चाहिए, हाहाकार मची है कि पेन चाहिए, पेन चाहिए। मार्केट में ये पेन अवेलेबल है, लेकिन इसको छुपा लिया गया हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, कृत्रिम कमी। कृत्रिम कमी, कृत्रिम कमी क्यों, ये वास्तविक है और दुकानदार देना नहीं चाह रहे, तो वो तो वो आपके क्या आएंगे, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कंज्यूमर हैव अगेन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन, है ना। मतलब अगर कस्टमर के साथ किसी तरह का अनफेयर ट्रेड होता है, अनफेयर व्यवहार होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट टू सीक रेड सेल, ठीक है, रेड सेल, रेड अड्रेसल, ठीक है, ये हमारा राइट है। चलिए जस्ट वेट, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, कंज्यूमर पर्सन बाइट्स अ कमोडिटी फ्रॉम द, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, कंज्यूमर एक पर्सन है जो क्या करता है, बाय करता है कमोडिटी फ्रॉम द, कहाँ से, कोई भी कंज्यूमर कहाँ से किसी सामान को खरीदेगा, तो वो मार्केट से खरीदेगा, आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन 59, द लार्ज कंपनीज आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, ये अभी पढ़ा चुकी थी मैं आपको। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन 60 ये कहता है आपसे, प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ा भी चुकी थी शायद, ऐसा मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 60, कनेक्ट द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्री इज कॉल्ड। हमारा प्यारा भारत देश है, मान लो हर देश से व्यापार कर रहा है, हर देश से कनेक्टेड है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ट्रेड मीन्स व्यापार करना होता है। चलिए क्वेश्चन 61, globalization, there is a movement of goods and service between different economics from और one country to another country। अच्छा नीचे लिखा है, ठीक है, to another country। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बेटा विश्व स्तर पर वैश्वीकरण होना है किसी चीज का। देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। ग्लोबलाइजेशन ऐसा है जहां पर हम सर्विस मतलब सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, गुड्स मतलब सामान देते हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाते हैं, ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन 62 कहता है, कुछ तो कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 62, रिपेट and its sufficiency has been a major factor that has facilitated the process। देखो
एक बहुत बड़े स्तर पे किसी चीज का इम्प्रूवमेंट करना, किसी टेक्नोलॉजी का, ये क्या है, मेजर फैक्टर है काय का, ग्लोबलाइजेशन का। आप किसी चीज को बहुत बड़े स्तर पे ला रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है। जैसे कि मैं मेरा उदाहरण देती हूँ, मैं एक क्लास में 100 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब मैंने क्या, इसको और भी लेके आ गई, ये बड़े स्तर पे हो गया ना। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि किसी टेक्नोलॉजी को रिस्क कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर लॉन्च कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। चलिए बढ़िया क्वेश्चन नंबर, जब तक मैं इसे वही तक पढ़ लिया करे। क्वेश्चन नंबर 63, गुड्स एंड सर्विस आर bought एंड सोल्ड थ्रू, किसके थ्रू बेची जाती है? जैसे मान लो आपको कोई सामान चाहिए या आपको कोई सर्विस चाहिए, किसके थ्रू आप इसको बेचेंगे? पहली बात तो ये सोल्ड थ्रू, ये हमेशा करेंसी के थ्रू होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कुछ दूसरा है। करेंसी, ये 64 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो करेंसी के थ्रू बेची जाती है, दोनों क्वेश्चन मिक्स हो गए, प्रॉब्लम आ रही है। पढ़ते, गुड्स सर्विस आर बोट एंड सोल्ड, गुड्स सर्विस खरीदी और बेची जाती है, किसके द्वारा? करेंसी के द्वारा। नाउ क्वेश्चन, फर्स्ट, बोरिंग इंक्रीज द डेबिट बर्डन। अगर मान लो आपने किसी से पैसा उधार लिया, पैसा उधार ले लिया, तो आपके किस चीज का बोझ बढ़ा रहे हैं? वो आपका बढ़ बढ़ा रहे हैं, किस चीज का? ऋण का। ठीक है, ये लिखा ना, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज द डेबिट, डेबिट मतलब करना, आप ऋण ले रहे हैं, तो किस चीज का हाई कर रहे हैं, आपके ऋण को हाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, आपने किसी को मतलब पैसा बहुत ज्यादा उधार ले लिया, तो आप पे काय का बोझ पड़ रहा है? ऋण का। वही चीज इसमें लिखी कि आपका हाई ऋण करते हैं, हाई डेबिट करते हैं। क्वेश्चन 65, नोट्स ऑन बिहाफ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अपनी कौन सी केंद्रीय जो गवर्नमेंट है वो, करेंसी नोट इशू करवाती है, तो किसके बिहाफ पर इशू करवाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होगा? RBI। और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 66, अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा गया है। मनरेगा वर्क इन रूरल, मतलब कि ग्रामीण जो एरियाज है, आर गारंटेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर बाय द गवर्नमेंट, है ना? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ा, अंडर मनरेगा वर्क इज रूरल एरियाज आर गारंटेड days of employment in a year by the government 100, मतलब जो मनरेगा की स्कीम है, पहले ये नरेगा ही था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। MG मतलब क्या? MG मतलब महात्मा गांधी जुड़ गया इसमें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म है, ये आ भी सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आपको प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देना पड़ेगा प्रति वर्ष में। ठीक है, ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत है? मनरेगा स्कीम के अंतर्गत है। अगर फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, the covers activities in which natural products are changed into many useful forms। 3-4 बार चिल्ला चिल्ला के मैं आपको बता चुकी हूँ, तो 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में पढ़ ले, मतलब हिंदी में कन्वर्ट कर ले, या आप इंग्लिश में ही समझ लें, तो आप मेरे कहने का मतलब अच्छे से समझ सकते हैं। सेक्टर कवर in which natural products are changed into many useful forms। सुनिएगा, नेचुरल का आपने नेचुरल चीज क्या करा? गेहूं काटा, गेहूं का आपने आटा बना लिया, तो आटे की आप बहुत सारी यूजफुल चीज, डबल रोटी, पाव, ऐसी बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं।
तो आटा तो आपका प्राइमरी सेक्टर में आ गया, गेहूं, उसको आपने बहुत सारी जो यूज चीज में चेंज करा, जहां चेंज हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर। अंडरस्टूड व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 68, नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नो ट्रांसपेरेंसी, है ना, जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है, जहां पर लोकतंत्र नहीं होता है, वहां पर किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69, द पार्टी दैट डज नॉट गेट अ मेजोरिटी इज कॉल्ड, ऐसी पार्टी जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी मतलब मैं समझाती हूँ आपको। जैसे मान लो चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, ठीक है, इलेक्शन हुए, अब मान लो कि 400 सीट पर इलेक्शन हुए, मान लो एक पार्टी को मिल गए 300 और एक पार्टी को मिल गए 100 वोट्स, कौन सी पार्टी जीतेगी? ये पार्टी जीतेगी, है ना, ये सरकार को रन करेगी। सोचिए, जो सोई है, जिनके पास 100 वोट है, वो क्या करेगी? वो अपोजिशन का काम करेगी, है ना। अपोजिशन का काम कैसे? जैसे कि मैं अभी आपको और समझाती हूँ। मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। मान लो मोदी जी ने कोई सा बिल लाया, मोदी गवर्नमेंट कोई सा बिल लेकर आई लोकसभा में, ठीक है, चिल्लाते हैं ना बहुत सारे लोग कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें सुधार होना चाहिए था। तो वही क्या होती है? अपोजिशन होती है, ठीक है। जिनके पास होते हैं, जो सरकार नहीं बना पाती, उसे हम क्या बोलेंगे? अपोजिशन बोलेंगे। इतना आप ध्यान रख लो। चलिए, क्वेश्चन 70, द राइट ऑफ सिटीजन टू चूज देयर representatives is called, the right of citizen to choose their representatives is called, वह कौन सा अधिकार है जो नागरिक को मिलता है? क्या करने के लिए? अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए। वो होता है राइट टू वोट, मतलब कि वो मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार। क्या आप जानते हैं, पहले इसकी जो एज थी वोट देने की, वो 21 थी, फिर इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, है ना। ये 61, आई थिंक 61 ही है, 61 वन अमेंडमेंट 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, और ये शायद 1969 में था। एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे 1969 ही है ना। तो आप अगर देखो, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में और बता दूंगी आपको। मान लो आपके ऊपर टू मार्क्स में ये आ गया कि राइट टू वोट, इसके ऊपर लिखो। वोट इस तरीके से लिख सकते हैं, सिटीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, किधर मेंशन? इट इज अ मेंशन इन द अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें आप लिख सकते हैं कि पहले वोट देने की उम्र कितनी थी? 21 थी, उसके बाद कितनी हो गई? देन आफ्टर 18 हो गई, बिहाफ ऑफ 61 अमेंडमेंट 1969। अच्छा है, दिमाग लगाओगे तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन 71, इन इंडिया ऑन एन एवरेज व्हेन इंडियन वुमेन्स वर्क मोर, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो वुमेन्स होती है, वो मेन की तुलना में एवरी डे 1 आवर ज्यादा काम करती है। क्वेश्चन नंबर 72, इक्वल द इक्वल The Equal Remuneration Act provides that should be equal to equal work, मतलब कि ये जो एक्ट है, ये आपको इक्वल वेजेस दिलाता है। ये एक्ट कहता है कि समान कार्य के लिए आप लोगों को समान मजदूरी देनी है। वैसे कि मैंने कहा कि ये चेयर रखी है मेरे पास में, इस चेयर को उठा के वहां रखो, तो ऐसा नहीं करोगे कि आप एक व्यक्ति को 10 रुपए दे रहे हो, दूसरे व्यक्ति को 20 रुपए दे रहे हो, नहीं, एक एक जैसा वेतन आपको देना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 73, इन कंस्ट्रक्ट जेंडर डिवीजन, जेंडर डिवीजन भेदभाव, रिलीजियस डिवीजन इज इज पॉलिटिकल, एक्स
ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ना, जो जेंडर डिवीजन है, लिंग भेदभाव जो होता है, धार्मिक भेदभाव है, ये क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर रहा है ना, एक्सप्रेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, which body has mayor as its head? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब कि ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन कि मेयर कौन सा हेड होता है, तो मेयर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, नगर निगम का। क्वेश्चन नंबर, इसमें इलेक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, रिपोर्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, फिर से बोल रही हूँ, इन विच ईयर द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SRC, वाज इम्प्लीमेंटेड, ये हुई थी 1956, है ना, 1956 से राज्यों का जो पुनर्गठन था, है ना, वो कब हुआ था, 1956, और आए थे 1956। क्या है ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। उसी कमेटी के तहत हमारा मध्य प्रदेश का भी निर्माण हुआ था, पता है आप लोगों को, है ना मैडम, बताने के बाद तो सब पता रहता है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन 76 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस hand printing technology into around AD 768 770 768 770, ये ध्यान में रखना। अगर ये ऑप्शन के फॉर्म में आता है तो इसी से मिलते जुलते ऑप्शन देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में पढ़ा देती हूँ। जापान जो है, जापान, यहाँ के जो चाइनीज और जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, वो हैंड प्रिंटिंग से इंट्रोड्यूस हुए थे, कब सीखे थे वो, तो वो 768 770 में सीखे थे। कहाँ के थे ये लोग जापान के थे। ठीक है, सोचो टेक्नोलॉजी कितनी पीछे है। 768 770 में हम प्रिंटिंग से क्या हो गए थे, हैंड प्रिंटिंग से इंट्रोड्यूस हो गए थे। क्वेश्चन 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, by what percent the world trade grew annually between 1950 and 1970? 1950 से 1970 तक जो वर्ल्ड ट्रेड है हमारा, जो व्यापार हमारा, है ना, विश्व का व्यापार, उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 8%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, तो जल्दी कर लेते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड वॉर सेकेंड फॉट? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये कब किसके बीच में हुआ था, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 1939 एंड 45। क्वेश्चन 79, क्वेश्चन नंबर 79 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ nationwide movement in 1990 against the proposed the रोलर एक्ट। मैंने आपको बताया था कि रोलर एक्ट आया था अपने इंडिया में। इसमें रोलर था कि आप किसी को, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, किसी को भी शंका के आधार पर जेल में डाल सकती थी, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा जेल में। तो ये क्या उचित कानून था? नहीं था। इसलिए हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने क्या कराया था, इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था, है ना। किस किसको प्रपोज किया गया था, रोलर एक्ट को, इसको प्रस्तावित किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, 1930 organized delegates into the depressed class एसोसिएशन, है ना, दलित, है ना, दलित है ये, दलित क्लास एसोसिएशन। होते ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत काम करा इन्होंने दलितों के लिए। आज हम खुली हवा में घूम पा रहे हैं, लेडीज से सांस ले पा रही है, चिल्लाते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। कभी समय मिले तो पढ़ना इनके बारे में। 81, द रोड नेटवर्क इज इंडिया इज अबाउट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो इंडिया का रोड नेटवर्क है वो 56 लाख का है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि वोल कंट्री, पूरे विश्व का जो भारत का नेटवर्क है वो दूसरे नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे यूएसए का आता है। क्वेश्चन नंबर 82,
The goods between two countries is referred to as in foreign trade, है ना? एक्सचेंज, फॉरेन है उसमें क्या होगा? एक्सचेंज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, ये भी पढ़ा चुकी थी, पर अब क्वेश्चन में दिया है सीरीज में तो पढ़ाना पड़ेगा। टाटा स्टील कंपनी जमशेदपुर इज सिचुएटेड, कहाँ पर है जमशेदपुर? ये है झारखंड में। तो मैंने आपको जब ऑब्जेक्टिव कराया था उसमें भी था। मोस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर है? छोटा नागपुर का जो आप प्लेटू है वहां पर है। कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पर? आयरन कंपनीज, स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? छोटा नागपुर। मतलब 3-4 राज्यों में फैला हुआ है, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये छोटा नागपुर का प्लेटू है, पठार है। जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी आपको। Books plant was set up in 1972. Question number 86. India ranks in coal production. कोल प्रोडक्शन में हमारी जो रैंक है पूरे विश्व में कौन से नंबर की है? 3rd नंबर की। क्वेश्चन नंबर 87 है, स्टेट ऑफ इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। हमारी जो मध्य प्रदेश की रैंक है सोयाबीन में वो फर्स्ट नंबर की है, मध्य प्रदेश। कर्मठ कृषि कर्मठ पुरस्कार भी मिला है हमें इसके लिए 7 टाइम, 7 बार। द प्लांटेशन हैज एन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, क्या काम करते हैं? इंटरफेस का काम करते हैं। प्लांटेशन किस किस के बीच में? एग्रीकल्चर और आपके इंडस्ट्रीज के बीच में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन, इंडिया, जस्ट वेट, इन इंडिया variety of coffees is produced। हम कौन सी वेराइटी प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में? जो हम कॉफी पीते हैं कौन सी वेराइटी है वो? अरेबिक, है ना? क्वेश्चन नंबर 90, इंशुट इंडिया हैज as well as water storage structure। प्राचीन भारत में जो हमारा वाटर का स्टोरेज था, जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत ही ऑक्यूअस है ना? ऑक्यूअस कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कैसा था? ऑक्यूअस था। क्वेश्चन 91, फॉरेस्ट आर प्रोडक्ट ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग्स डिपेंड, है ना? ये अदर लिविंग थिंग्स जो फॉरेस्ट है, ये अदर थिंग्स जो ये सब लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, more than half of the total forest and has been declared, है ना? ये है आप आरक्षित, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, बता देती हूँ मैं आगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मोर देन हाफ मतलब आधे से अधिक फॉरेस्ट है, किसकी प्लेस है? रिजर्व फॉरेस्ट का क्लियर आंसर, रिजर्व फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 93 रिपीट हो गया, ये वही वाला जो ट्राइबल बिलीव करते हैं इसकी वर्शिप पर, नेचर की वर्शिप पर। क्वेश्चन 94, व्हेन वाज द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट? जो वाइल्ड लाइफ एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1972 में हुआ था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर था आपका, ये नीचे क्वेश्चन वही है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना लॉन्च इन 1973। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट परसेंटेज ऑफ बर्ड्स biological species are found in India in context of the biodiversity? 8% ही पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तकरीबन आपके 96 इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखें, अगर आपको लगता है कि हमें और पढ़ना है तो आप इसको रिवाइज भी करके पढ़ सकते हैं। जो सीरीज मैंने आपको दी है ये निर्वाण सीरीज है, आप इसको रिवाइज करके भी पढ़ सकते हैं। जस्ट वेट, जस्ट वेट, देखिए इस निर्वाण सीरीज के अंतर्गत हमने जो पहले पढ़ा था वो लगभग कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे। और आज हमने कितने करे? 96 कर लिए। क्वेश्चन हो गए ये।
आई थिंक 146 है ना? हाँ, 146 क्वेश्चन के हो चुके हैं। बहुत सारे फैक्ट भी मैंने आपको बताए हैं। ज्यादा ना माने तो आप 150 तो मान ही ले। अगर आप जुड़े हैं 3 क्लास के अंदर आप 150 क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं, तो आप सोचिए 10 क्लास करेंगे तो आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे। मैं पुनः कह रही हूँ, आप अपने विश्वास के साथ जुड़े रहे। ऐसा लगता है कि यार क्या पता मैडम पढ़ाएगी, आएगा या नहीं आएगा। आप ये तो कर सकते हैं ना, जो 30 मिनट्स है वो दे दीजिए मुझे 24 आवर्स में। कॉल कीजिएगा मुझे जिस दिन पेपर हो आपका। ठीक है, तो आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।